रिलैक्स होने के लिए मेरे को रील देखना था। मैं 10 से 12 या 12:30 बजे तक रील देखता था। रात में जगने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं वही है कि 2 से 3 बजे तक पढ़ता था, लेकिन 2 से 3 बजे मैं सो जाता था, फिर उसके बाद उठता था 8 से 9 बजे, यानी कि और 8 से 9 घंटे या 12 घंटे अगर आप पॉसिबल है तो आप उसको रेगुलर पढ़ाई करिए 2 साल तक। अगर आप 2 साल तक ईमानदारी से दे देते हैं तो फिर आपका रिजल्ट रुकने वाला नहीं है। पहले तो मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए चाहिए कि एक आपके पास परमानेंट मोटिवेशन हो। देखिए GS5 GS6 का कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कैसे अच्छा होगा? वो पेपर आप यूपी ओरिएंटेड कंसंट्रेट होकर ही लिखिए। ये नहीं कि अधिकांश मामले उसमें आप केंद्रीय मामलों को डाल रहे हैं। एक टॉपिक्स उठाए हैं, उस पे कम से कम उसके हर डायमेंशन को कवर करिए, जो भी वहाँ पे शब्दावलियाँ दी गई हैं उसको कवर करिए। यानी एक टॉपिक पे 1 से 2 पेज का नोट्स बनाइए आप। पीसीएस के लिए खासकर साइंस, जो कि टेक पे ज़्यादा डिपेंड करता है यूपीएससी, लेकिन जो साइंस स्टैटिक होता है वो पीसीएस में पूछा जाता है। तो साइंस, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आप इसको पहले अच्छे से तैयार। हमारे पीसी बनर्जी छात्रावास यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के सीनियर सर दुष्यंत कुमार सर का एक लाइन है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं डिप्लोमेटिक यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। यूपीसीएस का विगत दिनों रिजल्ट आया और सिलेक्शन होने का कई लोगों का हो गया है। इसमें हमारे सर असिस्टेंट कमिश्नर के रैंक 100 पर जीएसटी पे चयन हुआ है। सर आपका पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रेम शंकर सिंह है। मेरा पीसीएस 2024 में चयन असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट जीएसटी के पद पे 100वें रैंक पे हुआ है। मेरा जो स्थायी पता है वो बलिया जिले से है, यानी कि मेरा जो संबंध है बलिया जिले से है, लेकिन मेरी जो तैयारी हुई है वो प्रयागराज में ही रही है, यानी कि मेरी जो तैयारी की कर्मभूमि रही है वो प्रयागराज रही है। तो आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ था? मेरा ग्रेजुएशन यहीं जो इविंग क्रिश्चियन कॉलेज है वहाँ से हुआ था, जिसमें मेरे विषय जो थे वो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स थे। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अफिलिएटेड कॉलेज से आप पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपको बधाई कि आप हमारे विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज के सीनियर हैं। तो सर सबसे पहले आपको बात करनी है कि इलाहाबाद आप आए तो 3 साल ग्रेजुएशन के समय मतलब कोचिंग उसी समय किए थे ग्रेजुएशन के बाद? नहीं, मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया था अपने लास्ट 3rd ईयर जो था, तो 3rd ईयर में मैंने 5th सेमेस्टर में ज्वाइन कर लिया था 2023 में। तो मेरी तैयारी उसी समय से शुरू हो गई थी 2023 में जनवरी से। तो मतलब कोचिंग मेरा संलग्न था, मैं ले लिया था मैं संरचनात्मक रूप से, लेकिन मेरी वहाँ पे पढ़ाई मात्र 2 से 4 महीने चली थी। फिर उसके बाद मैंने खुद से वहाँ का जो मेंटरशिप प्रोग्राम था उसको ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मेरा क्वालिफाई हो गया था। तो उसके बाद से मैंने सेल्फ स्टडी किया था। तो आपका माध्यम क्या था? मेरा माध्यम हिंदी था। हिंदी माध्यम था। सर आपको सबसे पहले कोचिंग आप किए, प्रीलिम्स की आपकी क्या रणनीतियाँ थी कोचिंग के फाउंडेशन पढ़ने के बाद? देखिए, कोचिंग तो मैंने फाउंडेशन कोर्स किया ही नहीं है, जो भी है सेल्फ स्टडी है। तो मैं मुख्यतः पीसीएस पे फोकस नहीं था, मैं यूपीएससी पे फोकस था। तो यूपीएससी से मेरा जो स्टैटिक पोर्शन था, जिसमें पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह होते हैं, वो मेरा अच्छा से तैयार था। तो मैंने पीसीएस के लिए साइड में यही किया था कि यूपी स्पेशल पढ़ लिया था, और जो उसके करंट अफेयर्स आते हैं आई दृष्टि, उसको मैंने मल्टीपल टाइम पढ़ लिया था। तो मेरा प्रीलिम्स उससे क्वालिफाई हो गया था। यानी अगर आप पीसीएस के लिए पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले जो स्टैटिक पोर्शन है पीसीएस के लिए खासकर साइंस, जो कि टेक पे ज़्यादा डिपेंड करता है यूपीएससी, लेकिन जो साइंस स्टैटिक होता है वो पीसीएस में पूछा जाता है। तो साइंस, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आप इसको पहले अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद करंट अफेयर्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लीजिए, उसके एमसीक्यू वगैरह लगा लीजिए, तो आप कट ऑफ तक आराम से इससे पहुँच सकते हैं। यूपीएससी का प्रीलिम्स और यूपीसीएस का प्रीलिम्स कितना अलग है? यूपीएससी का प्रीलिम्स और पीसीएस में अब कंपेयर, मुझे तो लगता है 2026 के बाद कंपेयर करना मतलब वो उसके साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि अब यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। पूरा करंट अफेयर पे और स्टैटिक पे चला गया है। हाँ, करंट अफेयर्स तो है ही, करंट अफेयर्स मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन उसकी जो शैली है, उसकी जो थीम है, उसके जो प्रस्तुतिकरण है वो बहुत बदल चुका है। अब जो पेपर आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हैं यूपीएससी में। अब जो सब्जेक्ट की इंटरलिंकिंग है, आपको एक ही जो वो है क्वेश्चन है, उसी में कई सारे जो सब्जेक्ट हैं वो इंटरलिंक आपको दिख रहे हैं। तो मतलब ये हो गया, इंटरलिंकिंग है, और ज़्यादा वो कम्प्रहेंसिव हो गया है, यानी कि आपको रीडिंग स्किल आपको बढ़ानी पड़ेगी, यानी उसके लिए आपको एडिटोरियल वगैरह अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी उसमें। और बाकी जो बेसिक्स है, स्टैटिक्स है, उसका तो वैल्यू है ही आज भी, तो उसको आप अच्छे से करिए, यूपीएससी में भी दिक्कत नहीं होगा। बात आती है सर पीसीएस के मेंस की आपकी क्या रणनीतियाँ थी, आंसर राइटिंग की आपकी क्या प्लानिंग थी? तो पीसीएस का मेंस में सबसे पहले आपको चाहिए कि आप सिलेबस रखें। मेंस का जो सिलेबस है GS1 से लेकर GS6 तक, जैसे कि GS1 में मान लीजिए कि 19 से 20 टॉपिक हैं, उसके आपके पास प्रॉपर एक टॉपिक्स पे नोट्स होने चाहिए। यानी कि अगर आप एक टॉपिक्स उठाए हैं, उस पे कम से कम उसके हर डायमेंशन को कवर करिए, जो भी वहाँ पे शब्दावलियाँ दी गई हैं उसको कवर करिए। यानी एक टॉपिक पे 1 से 2 पेज का नोट्स बनाइए आप। इसी प्रकार GS3 में जाइए, GS3 को आप मेंस 365 और करंट अफेयर से कवर करते हुए उसके डाटा, फैक्ट, फिगर को तैयार करिए। यानी आपकी जो तैयारी की जो शैली होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आप
जो भी आपका सिलेबस है उसके एक एक पॉइंट पे आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और पीवाईक्यू का एनालिसिस करिए, उसके थीम को पहचानिए कि जो भी रिपीट हो रहे हैं, जो भी थीम रिपीट हो रहे हैं इंडियन सोसाइटी से, मान लीजिए कि वैश्वीकरण का समाज पे प्रभाव से अगर रिपीट हो रहा है तो आप उसको पहले तैयार करिए। उसके बाद जो साइड से अन्य क्वेश्चन है उस पर भी आप प्रैक्टिस करिए मॉक टेस्ट ज्वाइन करके। मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है? आप कितने मॉक टेस्ट दिए थे मेंस के लिए? मैं देखिए मुख्यतः तो बीपीएससी पे फोकस था क्योंकि मेरा पहले वही रिजल्ट हो गया था, तो मैं 3 महीने पूरी तरह बीपीएससी को दिया था। तो मैंने मॉक उसके दिए थे, करीब 1200 से 1300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। तो मैंने अप्रॉक्स मान लीजिए कि 20-20 क्वेश्चन होते हैं, उसे जोड़ लीजिए 60 से 65 मैंने टेस्ट बीपीएससी के दिए थे। हालांकि मैंने यूपी पीसीएस का जो टेस्ट था वो ज़्यादा नहीं दिया था, मैंने लास्ट का मात्र एक दृष्टि आईएएस जो है सिमुलेशन टेस्ट कराती है, मैं उसके भी मेंटरशिप में संलग्न था दिल्ली में, लेकिन मैं यूपी पीसीएस के लिए प्रयागराज आ गया था केवल 40 दिन के लिए। तो वो 40 दिन में ही मैंने यूपी पीसीएस किया था। तो वो मैं लास्ट के 8 टेस्ट दिया था जो सिमुलेशन टेस्ट होता है, जिसमें सारे 8 पेपर एक साथ होते हैं 4 दिनों में। तो मैंने बस वही एक मॉक टेस्ट दिया था। बाकी यूपीएससी की जो प्रैक्टिसेस थी वो मेरी यूपी पीसीएस में काम आई हैं। यूपी स्पेशल एक चुनौती कंटेंट की कमी लोग कहते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए कंटेंट की कमी GS1 से GS4 तक तो नहीं है, क्योंकि उसका जो है आपके पास प्रॉपर सिलेबस है, प्रॉपर पीवाईक्यू है। आप उसके थीम को पकड़िए, समझिए कि क्या क्या पीवाईक्यूज पूछे जा रहे हैं, उसको पहले आप अच्छे से तैयार करिए। तो GS1 से लेकर GS4 तक कोई भी आपके पास कंटेंट का कमी नहीं है, बुक्स की कमी नहीं है। लेकिन GS5 GS6 पे आते हैं, अभी मात्र समझ लीजिए कि 23 से शुरू हुआ, यानी आपके पास 3 साल के पीवाईक्यूज हैं। लेकिन 3 साल के पीवाईक्यूज से थीम को समझना उतना आसान नहीं होता है। हालांकि उसके प्रैक्टिस बुक बहुत सारे मार्केट में आ रहे हैं टॉपिक वाइज, आप उसको उठा लीजिए और टॉपिक वाइज जो उसके क्वेश्चन होते हैं, जो भी संभावित क्वेश्चन है, उनको प्रैक्टिस करिए। और वो भी तैयार होना चाहिए आपका, जैसे GS6 है उसको आप यूपी की योजनाएं, यूपी के करंट अफेयर्स, यूपी के बजट, यूपी के जो पहली बार यूपी ने सरकार ने वो किया सर्वेक्षण, वो डाला, मतलब अपना प्रकाशित किया है, उससे आप उसको अपडेट करिए। यानी कि GS5 GS6 का कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कैसे अच्छा होगा? वो पेपर आप यूपी ओरिएंटेड कंसंट्रेट होकर ही लिखिए। ये नहीं कि अधिकांश मामले उसमें आप केंद्रीय मामलों को डाल रहे हैं। अच्छा होगा कि आप उसमें यूपी के ही मैप डालिए, यूपी की योजनाएं डालिए, यूपी की सरकार के प्रयास डालिए, उनके लक्ष्य डालिए। बेहतर आंसर राइटिंग स्किल हिंदी मीडियम, सबसे बड़ी चुनौती है बेहतर आंसर राइटिंग। इंग्लिश मीडियम वालों को तो काम चल जाता है, मिलावटी अक्षर में भी रहता है। हिंदी मीडियम के लिए सबसे बड़ी चुनौती आंसर राइटिंग की है। आपकी क्या रणनीतियाँ थी? देखिए मेरी रणनीति थी कि मैंने यूपी पीसीएस जो यूपीएससी में तैयारी कर रहा था, तो उसके पहले मैंने कई सारे टॉपर्स की बुक ले लिए थे, वो उनके आंसर राइटिंग के, और खासकर इंग्लिश माध्यम के। हिंदी माध्यम के मैं से देख रहा था कि जो उसकी वो प्रस्तुतिकरण है थोड़ी सी भिन्न है, जिस पे नंबर कम मिल रहा था। तो मैंने इंग्लिश वालों का ही उठाया था। मैंने उनकी फ्रेमिंग देखी थी कि अच्छा वो बॉडी में कौन सा फ्रेम का यूज़ कर रहे हैं, जब वो चैलेंजर लिख रहे हैं तो कौन से डायग्राम यूज़ कर रहे हैं, जब वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं तो कौन से डायग्राम यूज़ कर रहे हैं, उसका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार का है, क्या वो पॉइंट डाल रहे हैं, क्या वो ट्री डायग्राम डाल रहे हैं, इस प्रकार से। तो मैंने पहले उनकी प्रस्तुतिकरण को कॉपी किया। कंटेंट अपना हिंदी माध्यम में पर्याप्त है, मैंने अपनी मौलिकता हिंदी माध्यम में रखी और मैंने उसी को वहाँ पे प्रस्तुत किया। देखिए आंसर में आपके क्या दिखना चाहिए कि आप जब भी भूमिका लिखें, एक ऑथेंटिक भूमिका लिखें, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपके पास जो नॉलेज है वो ऑथेंटिक है, आप समझ चुके हैं प्रश्न को। बॉडी में आप जो भी उसके टॉपिक, सब टॉपिक हैं क्वेश्चन के, उसको आप जरूर ही वहाँ पे आइडेंटिफाई करें, जिससे उनको लगे कि हाँ प्रश्न में सारे आयाम इन्होंने कंप्लीट किया है। और जो भी आपका वो होना चाहिए, निष्कर्ष होना चाहिए, वो भविष्योन्मुखी होनी चाहिए। यानी कि आप उसको या तो सरकार की योजनाओं से संलग्न करके लिखिए, या तो आपका जो अप्रोच हो वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो, आप नेगेटिव ना दिखें उसमें। और देखिए यूपी पीसीएस का मैंने कॉपी बहुत सारे स्टूडेंट का देखा था, मेरे साथ जो दिए थे, वो क्या करते हैं ना कि वो जो पूछा गया है वही केवल लिखते हैं। लेकिन आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, आपके पास ये होनी चाहिए कि आप उस चैलेंज के लिए क्या करने वाले हैं। तो वे फॉरवर्ड आप डालिए, चाहे वो 8 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे 12 नंबर का क्वेश्चन है, आप उसमें अपने वे फॉरवर्ड, अपने विचार डालिए, जिससे कि जो एग्जामिनर है वो उसको पता चले कि आपकी विचारधाराएं इस टॉपिक को लेकर क्या है। आपके जो बिगनर के लिए आपका क्या संदेश है, जो शुरू करना चाहते हैं फाउंडेशन 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, उनके लिए? देखिए 12th के बाद अगर हैं तो सबसे पहले तो आप ग्रेजुएशन पे पूरी तरह फोकस हो जाए, उसको अच्छे से पढ़ें। अगर आप आर्ट्स से हैं तो, साइंस से भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एनसीईआरटी को लेकर पढ़ते रहिए। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा खासा है, जैसे मेरी बैकग्राउंड जवाहर नवोदय विद्यालय से है, तो मेरी एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी तैयार हो चुकी थी, तो मैंने क्लास 11th और 12th का ही केवल एनसीईआरटी पे फोकस किया था। तो सबसे पहले अगर आप 12th कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी लीजिए, उसको मल्टीपल टाइम पढ़ाई करिए, उसको मल्टीपल टाइम पढ़िए। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, अब आप केवल पूरी तरह फोकस हो चुके हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तब आप एनसीईआरटी पढ़िए ही पढ़िए, पीवाईक्यू रखिए, पीसीएस का, या यूपीएससी का, उसके थीम को पढ़िए कि क्या थीम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, उस थीम को पढ़ के एनसीईआरटी को पढ़िए, उसको अंडरलाइन करिए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर आपका ये दोनों तैयार हो जा रहा है, पीवाईक्यू और एनसीईआरटी हो जा रहा है, तब आप रेफरेंस बुक पे आइए। रेफरेंस बुक से आप रिवीजन करिए, क्योंकि वही सारी चीज़ें होती है, पॉइंट में होती है ज़्यादातर। वो हो जा रहा है, जब आपकी ये सारी चीज़ें हो जा रही है, तब मार्केट का एक मॉक टेस्ट ज्वाइन करिए। ये मैं 2 साल की प्रक्रिया बता रहा हूँ। तब आप एक मार्केट का मॉक टेस्ट ज्वाइन करिए, देखिए कि आपकी कमी क्या है आपके अंदर, उस कमी के अनुसार फिर जाइए, आप जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उससे उसको रिवाइज कीजिए।
और मेंस की बात करें, अगर जो बिगिनर हैं तो मेंस के लिए आप करिए। अगर 2 साल पहले तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप एडिटोरियल संपादकीय जो आता है हिंदी माध्यम में से हैं, तो जनसत्ता का, दैनिक जागरण का संपादकीय पढ़िए, जिससे आपके विचार खुलेंगे। आप प्रतियोगिता दर्पण कैसा है? हाँ, प्रतियोगिता दर्पण भी ठीक है, लेकिन वो प्रतियोगिता दर्पण क्या करता है ना कि महीने का जो ज़्यादा ही हाइलाइटेड टॉपिक्स हैं, जैसे पर्यावरण का है, वो उठा के उसमें दे देगा आपको। जैसे किसी बार हो गया कि पंचायती राज पे है, तो वो आपको दे देगा। आर्थिक सर्वेक्षण का दे देता है। हाँ, हाँ, वही चीज़ें हैं, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप डेली न्यूज़पेपर 1 घंटे लगा दे रहे हैं संपादकीय पढ़ने में, तो उससे आपके विचार खुलेंगे। हिंदी का संपादकीय सबसे अच्छा कौन सा है? जनसत्ता, मैं जनसत्ता को प्रेफर किया हूँ। मैं जनसत्ता और दैनिक जागरण दोनों का पढ़ लेता था। ये खासकर मैं इंटरव्यू के समय रेगुलर पढ़ा हूँ। उस समय मैं क्या करता था कि एडिटोरियल एक आता है सुमित सर का, पीडब्ल्यू का, मैं उसको डेली देखता हूँ, आज भी देखता हूँ। तो उसको मैं डेली देखता था। उसमें क्या वो भी अपने विचार बताते थे, आप भी अपने विचारों को रखेंगे। कोई भी है, मैं जैसे मान लीजिए सोसाइटी के चैलेंजेस हैं, महिलाओं से संबंधित कोई चैलेंजेस हैं, तो उसमें आप कई सारे डायमेंशन को कवर कर सकते हैं। जब आप लिखेंगे मेंस में, तो वो पॉइंट्स आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में होंगे, आप खुद वहाँ पे जाकर उतारेंगे। आपकी डेली की रूटीन क्या थी? प्रयागराज में आप रह रहे थे, प्रयागराज में मेंटल प्रेशर भी रहता है, हेल्थ भी सही नहीं रहता, बच्चों का माहौल की क्रिएट रहता है, तो आप कैसे मेंटल हेल्थ को ठीक किए और डेली की रूटीन आपकी क्या थी? सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए चाहिए कि एक आपके पास परमानेंट मोटिवेशन हो। परमानेंट मोटिवेशन, पहले मैं सोचता था कि क्या मोटिवेशनल वीडियो नहीं बोल रहा हूँ मैं। परमानेंट मोटिवेशन आपका परिवार हो सकता है, आपके परिवार के संघर्ष हो सकते हैं, आपके मित्र साथी हो सकते हैं जो आपको बार-बार बूस्ट कर रहे हों आपको आगे बढ़ने के लिए। तो एक मोटिवेशन रखिए, क्योंकि हर 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कुछ न कुछ उदासीनता आती है। तो उसको मोटिवेट करने के लिए आप एक अपने परिवार के संघर्ष को रखिए कि मेरा परिवार मेरे लिए क्या संघर्ष कर रहा है, मैं उसके मूल्यों को चुकाऊँ। पहला मोटिवेशन आपको ज़रूरी है निरंतरता के लिए, ठीक है। दूसरा है कि अगर आप इस तैयारी में आए हुए हैं तो शेड्यूल एक प्रॉपर बनाइए, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है, छात्र धर्म है कि अगर आप घर को छोड़ के यहाँ पे पढ़ने आए हैं तो आपका मूल कर्तव्य है पढ़ाई करना। अन्य गतिविधियों से थोड़ा सा साइड हटिए और 8 से 9 घंटे या 12 घंटे अगर आप पॉसिबल है तो आप उसको रेगुलर पढ़ाई करिए 2 साल तक। अगर आप 2 साल तक ईमानदारी से दे देते हैं तो फिर आपका रिजल्ट रुकने वाला नहीं है। शेड्यूल की बात कर रहे हैं तो मैं शेड्यूल मेरा थोड़ा-सा, मैं रात में जगने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं वही है कि 2 से 3 बजे तक पढ़ता था, लेकिन 2 से 3 बजे मैं सो जाता था, फिर उसके बाद उठता था 8 से 9 बजे, यानी कि मेरी 5 से 6 घंटे की स्लीपिंग टाइम रही है। फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी जाता था, दृष्टि की लाइब्रेरी मेरा मेंटरशिप था, तो वहाँ पे 10 से 11 बजे मैं लाइब्रेरी जाता था। फिर वहाँ से 10 से लेके शाम के रात के 10 बजे तक वहाँ पे मैं रहता था। फिर आगे मैं प्रॉपर बता रहा हूँ, रिलैक्स होने के लिए मेरे को रील देखना था। मैं 10 से 12 या साढ़े 12 बजे तक रील देखता था। फिर 1 से 3 तक मैं फिर पढ़ता था, जो मैंने सुबह पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर लेता था, फिर मैं सो जाता था। तो क्योंकि मैं ये व्यावहारिक चीज़ें बता रहा हूँ कि मैं केवल पढ़ा ही नहीं हूँ, रटा ही नहीं हूँ। मेरी जो शुरू की मेहनत थी, 1 साल की मेहनत, वो मुझे यहाँ काम आई है पीसीएस में। तो जो मैंने यूपीएससी में मेहनत किया था वो मेरा यहाँ काम आया। बाकी मैंने जो पीसीएस, दोनों पीसीएस है, चाहे बिहार का पीसीएस है, चाहे यूपी का पीसीएस है, मैंने इस पे ज़्यादा मेहनत नहीं किया है। जो पहले के मेरे पूर्व के मेहनत किए हुए हैं वही यहाँ पे लाभ उठाए हैं मेरे। तो इसलिए होगा कि आप शुरू में मेहनत कर दीजिए, आपको बाद में मेहनत नहीं करना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल अपने आप मिलेगा। तो आप एक बार मेहनत जरूर करिए। तो सर, आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, तो अब आपका ज्वाइनिंग कब होगा? जिससे कई लोगों का ज्वाइनिंग होगा, सिद्धार्थ सक्सेना सर का देख रहा था, नायब तहसीलदार पर हो गया। तो एंटीज़ और वीडियोज़ वगैरह का होने का रीज़न है क्योंकि उनसे कार्य लिया जा रहा है, क्योंकि वो जो भी जनगणना वगैरह का काम है तो उसमें उनकी फील्ड पोस्टिंग हुई है, तो उनका वो ट्रेनिंग चलता है इसमें। लेकिन हम लोग की फील्ड पोस्टिंग होती है तो हमारा काम उतना डाइवर्स नहीं है। हम लोगों का काम बहुत मतलब कि कॉन्क्रीट है, उसी पे काम करना है। कमर्शियल टैक्स, जीएसटी वाले काम होते हैं। तो जो अभी ये 3 के पोस्ट हैं, जैसे कि आपका एसडीएम है, डीएसपी है, असिस्टेंट कमिश्नर है, इन लोगों का नहीं कराया गया है। ज्वाइनिंग लेटर हमारी मिल गई है, हम लोग की मेडिकल होने वाली है, 2, 4, 6, 9 को टाइम रखा गया है। उसके बाद फाइनलाइज़ कर दिया जाएगा कि आप लोग की ज्वाइनिंग कब होने वाली है, यानी जून में वो लोग लास्ट तक कर देंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नई जर्नी के लिए। शुरुआत हो गई आपकी नई जर्नी, ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया। आप काफ़ी पॉपुलर भी थे पहले से ही, सोशल मीडिया पर मैंने देखा। अनिमेश भैया को मैंने आपकी वजह से देखा, तो आपको बहुत बहुत बधाई, हम शुभकामनाएं नई जर्नी के लिए। आप यूपीएससी में भी सफल हों और हम सबको मार्गदर्शन देते रहिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल हर्ष भाई, बिल्कुल।